हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम कक्षा 10वीं के मैथ में से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर को बच्चे बहुत कठिन मानते हैं। लोग मानते हैं कि यह चैप्टर सबसे कठिन है, लेकिन वाकई में वो चैप्टर कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। यदि आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बन जाता है, ठीक ना। तो चलिए आज हम त्रिभुज के बेसिक परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग त्रिभुज के बारे में कुछ जानते होंगे पहले से, आप कक्षा 9वीं क्लास में भी त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बेसिक परिचय, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किससे बनता है, ठीक। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज कब कहेंगे, सर्वांगसन त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि आप कक्षा 9 में सर्वांगसन त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में क्या हमारा समरूप त्रिभुज के बारे में दिया है, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप लोग कक्षा 9 में नहीं पढ़े हैं त्रिभुज के बारे में, तो हम इस कक्षा 10वीं में भी हम त्रिभुज के बारे में ऐसा पढ़ा देंगे कि 9 में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज पढ़ लेते हैं, उसके बेसिक परिचय को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज में देखिए दो शब्द हैं, त्रिभुज एक है त्रि, दूसरा क्या है भुज। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यानी इसके इस शब्द में ही हमको त्रिभुज का परिभाषा एक तरह से छुपा हुआ है, ठीक ना। यानी त्रिभुज देखिए कब बनेगा त्रिभुज, यानी त्रिभुज मतलब त्रि मतलब तीन, तीन। अब भुज मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक ना। क्या रहेगा, तीन भुजा, ठीक ना। यानी जहाँ कहीं भी तीन भुजा देखेंगे कहेंगे त्रिभुज है क्या। अब कहीं भी हम मान लीजिए यहाँ एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा देखेंगे, इसको त्रिभुज बोल देंगे तो नहीं, ठीक ना। इसका भी एक नियम होता है कि कब हम त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं तीन भुजा देखें, जैसे एक दो तीन भुजा बोल देंगे त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है। इसका भी थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाएंगे ना। चलिए अभी इसको हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इसको बनाएंगे, ठीक ना। अब इसके इंग्लिश शब्द में दीजिए हमको ट्राईएंगल। ट्राई को यानी ट्राई किससे बना, थ्री से। ट्राई मतलब तीन, तो इसको लिखना तीन, तीन यानी तीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई। एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है, कोण। एंगल मीन्स क्या होता है, कोण। यानी इंग्लिश शब्द से हमको मिल रहा है कि तीन कोण, यानी तीन कोण से मिलने वाले आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तीन कोण से बनने वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज बनते हैं। और हिंदी वाले शब्द त्रिभुज शब्द से हमको यह परिभाषा मिल रहा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज का नाम दे दें AB और C, ठीक, AB और C। अब देखिए इसमें कितना भुजा है, कितना भुजाओं से मिलकर बना है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ठीक ना। तो यानी एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना होगा, यानी भुजा की संख्या कितनी भुजा रहेंगी, तो एक त्रिभुज में तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा होगा, ठीक ना। चलिए एक त्रिभुज में कितनी भुजा, तीन भुजा। अब देखिए अब एक त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तो एक कोण, दो कोण और तीन कोण। एक त्रिभुज में कितने कोण, तो तीन कोण, यानी यहाँ लिख लें कोण। कोण बराबर एक त्रिभुज में कितने कोण, तो तीन कोण हो जाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज में तीन भुजा और एक त्रिभुज में तीन कोण। अब देखिए इसमें इसको बोलते हैं हम शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। तो शीर्षों की संख्या कितना हो जाएंगी, शीर्षों की संख्या भी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यानी किसी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, ठीक ना। तो मतलब आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब त्रिभुज के अंदर में तीन कोण बना है तो इसका मान कुछ होगा करेगा, ठीक ना। तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों को यदि जोड़ लेंगे, तीनों कोणों को जोड़ लेंगे तो उसका मान आता है 180 अंश। कितना, 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग बराबर 180
अंश। आपसे कोई पूछ दिया त्रिभुज के तीनों, यानी इसको ऐसे बोलेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, यानी त्रिभुज के अंदर बना है ना, यानी लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः, यानी अंतः कोण लिख देना, अंतः कोणों का, कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक ना। ये सब तो यानी त्रिभुज का हम अभी परिभाषा पढ़ रहे थे, ठीक ना। अब देखिए, यानी अभी हम समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज बाद में पढ़ेंगे। अभी हम त्रिभुज के एकदम बेसिक परिचय को लेकर चल रहे हैं, यानी त्रिभुज में पढ़े हैं, अभी त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। अब त्रिभुज के प्रकार में चलिए इसको देख लेते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज यहाँ क्या भुजा से बनाए हैं और किससे बनाए हैं? कोण से बनाए हैं। तो भुजा और कोण से जब त्रिभुज बनाए हैं तो एक बार भुजा के आधार पर बांटेंगे त्रिभुज को, एक बार कोण के आधार पर बांटेंगे त्रिभुज को, ठीक ना। तो चलिए एक बार भुजा के आधार पर बांट लेते हैं, एक बार कोण के आधार पर बांट लेते हैं, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब त्रिभुज के प्रकार की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं त्रिभुज को हम कैसे बांटेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटेंगे, ठीक ना। त्रिभुज को सबसे पहले त्रिभुज को दो तरह से बांटेंगे, ठीक ना। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर, क्योंकि हम त्रिभुज कैसे जानते हैं? भुजा से बनता और कोण से बनता। तो पहले भुजा के आधार पर, यानी भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा क्या होता है हमारा? कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक ना। चलिए भुजा के आधार पर देख लेते हैं और कोण के आधार पर देख लेते हैं। अब देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज उसमें भी 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। सबसे पहले भुजा को पढ़ लेते हैं, भुजा के आधार पर, उसके बाद हम कोण के आधार पर पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए भुजा के आधार पर कौन कौन 3 प्रकार का होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है, पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी भुजा के आधार पे पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। दूसरा त्रिभुज विषमबाहु, चलिए विषमबाहु लिखिए, या तो दूसरा को समद्विबाहु त्रिभुज लिख लीजिए। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक ना। चलिए यानी भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक ना। चलिए अब एक-एक करके पढ़ लेते हैं। समबाहु कब होगा? तो चलिए दोस्तों हम भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा वीडियो जो है वो रात में शूट हो रहा है, ठीक ना। लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो अचानक लाइट कट जाने की वजह से वीडियो को बंद करना पड़ा था, ठीक ना। तो लाइट आ गया, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों रात में वीडियो शूट करने में ये दिक्कत होता है, कभी कभी लाइट कट जाता है, तो आधे घंटे तक ऐसे वीडियो रोक कर रखना पड़ता है। तो देखिए भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को किस किस त्रिभुज में बांट दिए? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में बांट दिए, ठीक ना। अब देखिए यानी कब समबाहु त्रिभुज होगा, कब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कब विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं, कब समबाहु त्रिभुज होगा, कब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कब विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। यानी इसमें क्या रहेंगे? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर, ठीक ना। इसमें तीनों भुजा बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज कब कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसमें 2 भुजा बराबर रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। इसमें कितने भुजा? 2 भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, 2 भुजा बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक ना। चलिए अब विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषमबाहु में यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा?
कोई भुजा बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर। विषम बाहु त्रिभुज मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना लिए हम, त्रिभुज का नाम रखिए ए बी सी। त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, ए भी 3 सेंटीमीटर का, ए भी 3 सेंटीमीटर। देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर, तो कौन त्रिभुज हो गया हमारा? समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। समद्विबाहु का देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हमारा 4 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ए 4 सेंटीमीटर का और ए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो भुजा हमको क्या मिल गए? बराबर मिल गए। जब दो भुजा बराबर मिलेंगे तो कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए एक त्रिभुज बना दिए, ठीक। कैसे भी इसमें बना दीजिए त्रिभुज। इसका नाम ए बी सी, ठीक। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है मान लीजिए, ठीक ना। ये देखिए 5 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ इसमें से कोई भुजा बराबर है नहीं। जब एक को भुजा बराबर नहीं रहेगा तो कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक ना। तीनों भुजा बराबर समबाहु, दो भुजा बराबर समद्विबाहु और एक भी भुजा बराबर नहीं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। अब चलिए कोणों के आधार पर देख लेते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा का होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यानी कोणों के आधार पर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? त्रिभुज के प्रकार। पहला न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज? तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब न्यून कोण देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कब कहेंगे कि यह त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो। कितने से? 90 अंश से कम। तो कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना। यानी ऐसा त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? सभी कोण 90 अंश से क्या हो? कम हो। जब 90 अंश से कम रहेगा तो कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक ना। चलिए न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें यानी सभी कोण कितने अंश से कम हो? 90 अंश से कम हो, ठीक ना। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए ये और हमारा एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये मान लीजिए कितने अंश का? 60 अंश का, ठीक ना। इसको भी मान लीजिए, नहीं, इसको मान लीजिए 50 अंश का, ठीक ना। यानी 60 अंश का 50 अंश का हो गया। ये 60 ये 50 अंश का कोण हो गया। और इसको मान लीजिए 70 अंश का। कितने अंश का? 70 अंश का। अब देखिए यहाँ जितने भी कोण बन रहे हैं त्रिभुज के अंदर सब 90 अंश से कम है का? ये 60 अंश 90 अंश से कम है, 70 भी 90 से कम और 50 भी 90 से कम। जब त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम रहते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक ना। अब दूसरा देखिए समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की चर्चा हम लोग त्रिकोणमिति में हजारों बार किए होंगे लगभग। यानी जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं लगभग हर एक सवाल में हम त्रिकोणमिति बताते समय समकोण त्रिभुज का जिक्र करते थे, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण यानी एक कोण कितना होना चाहिए? एक कोण 90 अंश का होता है, होता या होना
चाहिए, ठीक ना। एक कोण जब 90 अंश का होगा तो कौन त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कोण 90 अंश का बना दीजिए, चलिए बना देते हैं, ABC, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, ठीक ना। चलिए ये कितने अंश का मान लीजिए? 45 अंश, और ये वाला 45 अंश, ठीक ना। अब त्रिभुज के अंदर जोड़िए, देखिए 180 अंश हो जा रहा है कोण, 45, 90, 135 और 45, 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए ना, तो आ रहा है। यानी एक कोण जब 90 अंश का तो समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बेसी रहे, यानी 90 अंश से थोड़ा सा ज़्यादा रहे या कितना भी ज़्यादा रहे, उसे क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी एक कोण क्या होना चाहिए? एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए, या होता है, होना चाहिए या होता है। कौन त्रिभुज कहलाएगा हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए, ठीक ना। जैसे देख लीजिए इसके एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए, तो इसको बना देते हैं 120 अंश बना देते हैं। इस त्रिभुज का नाम ABC, 120 हो गया। ये मान लीजिए कितने अंश का? 45 अंश का, ठीक ना। 120 और 45, 100 कितना हो गया? 65 अंश हो गया, ठीक ना। 165 और कितना बचा? 15 अंश ना। मान लो ये 15 अंश का कोण, ये वाला देखिए तीनों को जोड़िए कितना हो गया हमारा? 180 अंश हो गया, ठीक ना। तो त्रिभुज के प्रकार आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के? एक तो भुजा के आधार पे, एक तो कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार, कोण के आधार पे 3 प्रकार, ठीक ना। भुजा पे कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पे कौन कौन? समकोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज पढ़ेंगे, हो गए, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूँ कितना तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट, साथ ही में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कब त्रिभुज, यानी कब त्रिभुज या कोई भी आकृति कब सर्वांगसम होता है, कब समरूप होता है, ठीक ना। अब कब समरूपता के कंडीशन को देख लेते हैं, कब सर्वांगसम, यानी सर्वांगसम कब होंगे, यानी उसके कुछ कंडीशन दिए रहेंगे ना। कुछ कंडीशन को हम यदि अनुसरण कर लिए, फॉलो कर लिए, तो कह देंगे हम एक सर्वांगसम है। यदि कुछ कंडीशन को फॉलो कर नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे सर्वांगसम नहीं है, ठीक ना। तो सर्वांगसम और समरूपता के कुछ कंडीशन होते हैं, चलिए उसको पढ़ लेते हैं, कि तब हम जान पाएंगे कोई त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा और कब समरूप होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब सर्वांगसमता और समरूपता को हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। अब लोगों ने कक्षा 9वीं में सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़े होंगे। आप मान लीजिए आप कक्षा 9वीं में त्रिभुज पढ़े ही नहीं हैं, भूल जाइए कि हम कक्षा 9वीं में त्रिभुज पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए अब एकदम बेसिक से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि सर्वांगसमता होता क्या है, यानी कब सर्वांगसम होगा कोई त्रिभुज। अब उतना बेसिक से भी नहीं पढ़ेंगे हम कि कक्षा 9वीं में पहुंच जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हमको 10वीं का सिलेबस भी देखना है ना। इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको बता देते हैं कि सर्वांगसमता कब होता, कब दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। चलिए सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है। यानी किसी भी शब्द को यदि हम उसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ दें, ठीक है, यानी जिस अक्षर से वह मिल के बना उसमें उसको हम तोड़ दें, लगभग हमको उस शब्द का मतलब पता चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम को जब हम तोड़ेंगे तो क्या कदम हो जाएगा? सर्वांग, यानी इसको में मतलब सर्वांग, यानी सर्वा का मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, सभी। अब देखिए इसी में है सर्वांग, यानी आंग, आंग मतलब अंग, सभी क्या हो जाएंगे? अंग, अंग, यानी सर्वांग मतलब सभी अंग, और सम मतलब समान, समान, ठीक ना। यानी ऐसी दो आकृतियाँ, यानी जब कभी भी हम सर्वांगसमता चेक करेंगे हमेशा दो आकृतियों को लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी जो कुछ भी दो आकृतियाँ लिए रहेंगे हम लोग, जिसको हम चेक करना रहेगा सर्वांगसम है कि नहीं है, उन दोनों में भुजाओं की संख्या सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्रिभुज के
तुलना हम चतुर्भुज से करते हैं, नहीं नहीं, त्रिभुज का करेंगे तो त्रिभुज से, चतुर्भुज का करेंगे तो चतुर्भुज से, 5 भुजा वाला करेंगे तो 5 वाले भुजा वाले से करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि त्रिभुज का चेक करेंगे कि क्या चतुर्भुज के साथ सर्वांग है कि नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जब दो आकृतियों के सभी अंग यानी उसके आकार और उसके माप सब कुछ आपस में बराबर हो जाए, उसको कहेंगे हम क्या, वो दोनों आकृतियाँ क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी हम आप लोगों को 2 वस्तुएं लेकर दिखा दे रहे हैं, नहीं ये मार्कर अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। अब से देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है ना। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दोनों रेड पेन है, ठीक है ना, और सेम एक ही कंपनी के हैं दोनों कलम, ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, 2 कलम है मेरे पास। अब बताइए ये दोनों कलम सर्वांगसम है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले देखने में ये इनका आकार क्या सेम सेम लग रहा का, जैसा ये है वैसा ये भी है, पहले नंबर इसका आकार समान रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आकार तो सेम है, अब इसका माप करिए यानी इसको नापिए, देखिए क्या बराबर है, क्या बराबर है, यानी हर तरीके से इसको बराबर आना चाहिए। मान लीजिए इसके कैप को निकाल के इसके कैप को निकाल के हम दोनों को नापें, कैप भी बराबर है, ठीक है। मान लीजिए इसके राड को निकाल के नापें तो राड भी बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी ऐसी 2 आकृतियाँ जिनका माप और आकार दोनों बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम कहलाएंगे। वो दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए यानी हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले लिए ठीक है, और एक त्रिभुज और ले लिए। अब देखिए ये भी 3 भुजा वाला है, ये भी 3 भुजा वाला है, ऐसा नहीं कि 3 भुजा वाला है 4 भुजा वाला, तब तो सर्वांगसम का वहाँ नियम वहाँ नहीं लगेगा, यानी भुजाओं की संख्या सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यदि ये 2-2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2-2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना, नहीं तो सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसमता का क्या कंडीशन, यानी आकार, इसके आकार कैसे होना चाहिए, समान होने चाहिए, समान, और इसके माप कैसे होना चाहिए, माप क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है ना, समान होने चाहिए, यानी इसके माप, यानी इसका माप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी इसको नापेंगे और इसको देखेंगे, यदि देखने पर और नापने पर मान बराबर आ जाए, जैसे देखने पर एक ही तरह लगे और नापने पर बराबर आ जाएंगे, तो दोनों क्या हैं, हमारे सर्वांगसम हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सर्वांगसम कौन कौन मतलब क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक साइकिल का पहिया ले लीजिए, ठीक है ना, साइकिल का टायर जिसको हम टायर बोलते हैं, तो टायर क्या होते हैं, टायर अगली टायर और पिछली टायर, यदि उनको लेकर कंपेयर करें तो दोनों गोल होते हैं, आकार तो दोनों का मिल गया। यदि दोनों को मापने पर यदि बराबर आ गए क्या कहेंगे हम, दोनों सर्वांगसम हैं, ठीक है ना। यदि बराबर नहीं आए तो कहेंगे सर्वांगसम नहीं है, कहीं तो पहिया छोटा बड़ा हो गया तो सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है ना। अब बताइए हम मान लीजिए मेरी आंखों में देखिए, ठीक, इतना ध्यान से भी मत देखिएगा, ठीक है, मेरी आंखों को देखिए, बताइए मेरी आंखें क्या सर्वांगसम हैं कि नहीं, यानी बताइए मेरी आंखें दोनों का आकार और माप बराबर है कि नहीं है, ठीक ना। ये अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। कितने लोग का होते हैं एक आंखें दबा रहता है यानी अंदर घुसरा रहता है, ऐसे दिखते हैं, ठीक ना। कितने लोग का होता है कि मतलब कुछ एक अंदर आता है एक बाहर रहता है, ठीक ना। तो जब अंदर बाहर रहेगा तो हम सर्वांगसम नहीं कहेंगे, लेकिन यदि दोनों का शेप यानी आकार समान है, आकार तो इसे भी समान रहेगा, ठीक है, और यदि इनका साइज जो है, माप जो है बराबर रहेगा तो क्या कहेंगे हम, ये दोनों सर्वांगसम हैं, ठीक है ना, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होंगे। चलिए ठीक है, सर्वांगसमता के क्या कंडीशन, 2 कंडीशन क्या होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए और उनका माप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। ये तो सर्वांगसमता का हो गया। अब समरूपता के देख लेते हैं, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज, अब कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
पहले नंबर भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए, यानी जब तुलना करेंगे दो त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे तो यानी भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हम पहले बताए हैं कि त्रिभुज को चतुर्भुज से ना जाकर तुलना कर लीजिएगा, ठीक ना, भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। और दूसरा एक कंडीशन और होता है इसमें जो है, यानी आकृति यानी आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक ना। और देखिए, और इनके भुजाओं का अनुपात जो है, यानी जो दोनों आकृति लिए रहेंगे हम, उनके भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आना चाहिए, यानी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। इसी को बोलते हैं समानुपाती, समानुपाती। जब अनुपात बराबर तो क्या बोलते हैं हम, समानुपाती, ठीक ना। चलिए ठीक, अब इसमें एक कंडीशन और होता है, संगत कोण भी बराबर होते हैं इसके। तो संगत कोण हम आगे बताएंगे इसको कि संगत कोण हम किसे कहते हैं, ठीक ना, संगत कोण किसे कहते हैं, नहीं, ठीक ना। अभी चलिए, अभी एग्जाम्पल जब लेंगे तो उसमें हम बता देंगे संगत कोण क्या होता है, ठीक ना। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज और बना लिए, ठीक ना। इसका नाम दे दिए ABC, PQR। हमको दिखाना, बताइए है दोनों त्रिभुज समरूप है कि सर्वांगसम है, बताइए। ये दोनों सर्वांगसम है, इसमें 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा है, इसका आकार जैसा है उसे आकार इसका भी है, क्या सर्वांगसम इसको कह देंगे? तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए है छोट है बड़ा है, इसका माप यानी साइज जो है बराबर नहीं है। जब साइजो बराबर रहेगा तब कहेंगे कि हम क्या है, सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम नहीं है। क्या समरूप है? अभी कुछ नहीं कर सकते समरूप है कि नहीं। जब कंडीशन फॉलो कर जाएगा, जब समरूपता का होता है, तब हम कहेंगे कि यह समरूप है, ठीक ना। चलिए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, हाइयो 3 सेंटीमीटर का, हाइयो 3 सेंटीमीटर का, सब कितना 3 का, हाई कितना का 9 का, एक कितने का 9 का, एक कितने का 9 अंश का, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब बताइए कि ये जो त्रिभुज दोनों है आपस में समरूप है कि नहीं, चेक कर लें। अब देखिए इसको बोलते हैं संगत भुजा, यानी इस भुजा को लेकर चलेंगे और इस भुजा को लेकर चलेंगे, एक दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी, संगत भुजाएं। ए वाली भुजाएं संगत भुजाएं, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा। यानी जिस तरफ वाली भुजा के पहले त्रिभुज में लेंगे, उसी तरफ की भुजा को दूसरे त्रिभुज में लेंगे, क्या हो जाएगा, संगत भुजा। और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, संगत कोण। ICR के बराबर हो जाएगा, एक इसके P के संगत कोण हो जाएंगे। यानी ए का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q, कोण C का संगत कोण R, ठीक ना। AB की संगत भुजा है PQ, BC की संगत भुजा है PR, AC की संगत भुजा है PR, BC की संगत भुजा है QR। अब देखिए इसी में हमको लगाना है कि समरूपता का नियम, ठीक है। सबसे पहले आकार तो समान मिल गया, आकार समान मिल गया। अब इनके भुजाओं का अनुपात निकालना है। भुजा क्या हमारा दिया, AB बटे, यानी एक भुजा इसका लेंगे और एक भुजा इसका लेंगे, ठीक है। चलिए इनके भुजाओं का अनुपात निकालिए, यानी हमारे निकालने भुजाओं का अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। AB बटे क्या हो जाएगा, PQ बराबर कितना हो जाएगा, AB कितना 3/9, 3/9 बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 1 और 3 बार में 1/3 आ गया। दूसरा का निकाल लें, BC बटे QR, BC का मान कितना है 3, कितना 9, यानी 3/9, यानी कट के कितना आ गया 1/3। अब तीसरा का निकालना AC बटे PR, यानी AC बटे PR, ये भी कितना 3/9, कितना 1 और 3 हो जाएगा ना, 1/3। देख रहे हैं इस भुजा और इस भुजा का अनुपात आ रहा है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, सबका अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि बराबर आ गया दोनों भुजाओं के अनुपात, क्या कर देंगे हम, दोनों त्रिभुज क्या है हमारा, समरूप है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और फॉलो करना चाहिए, क्या है, कोणवा बराबर होना चाहिए। B किसके बराबर होना चाहिए, Q के, कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के, कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के, कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के, और कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के। जब ये कंडीशन फॉलो कर देगा तो कह देंगे कि समरूप
है, ठीक है ना। यहाँ कोण देखिए कैसे देगा, कोण दे देगा, मान लीजिए ए भी 60 का देगा, ए भी 60 का देगा, ए भी 60 का देगा, हाइयो 60 का देगा, हाइयो 60 अंश का देगा, हाइयो 60 अंश। अब देखिए तीनों कोण बराबर है, कोण बराबर हो गए, यानी संगत कोण आपस में बराबर है। अब संगत भुजाओं को हम चेक कर लेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल के, यदि अनुपात बराबर आ गया तो कह देंगे हम दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो समरूपता के कंडीशन क्या हो गए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, इनकी और इनके जो कोण होंगे वो बराबर होने चाहिए, देखने में समान आकार के होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हमारे यानी दैनिक जीवन में हम समरूपता के कुछ उदाहरण को पढ़ लें, ठीक है ना। चलिए दैनिक जीवन में हम समरूपता के कुछ उदाहरण को पढ़ लेते हैं, यानी हम कुछ एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि कब कौन चीज़ समरूप होगा, कौन चीज़ सर्वांगसम होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब समरूप त्रिभुज के समरूपता के हम कुछ उदाहरण को पढ़ लेते हैं। अब बताइए हम दो वृत्त बना रहे हैं, एक वृत्त ऐसा बना रहे हैं और एक वृत्त छोटा बना रहे हैं। बताइए ये दोनों वृत्त कैसा समरूप है, सर्वांगसम है। पहले नंबर देखिए इनके आकार तो बराबर है नहीं, तो सर्वांगसम तो होंगे नहीं, सर्वांगसम में तो सब तो बराबर होना चाहिए लेकिन बराबर है नहीं, ठीक, सर्वांगसम तो नहीं होंगे, ठीक। लेकिन सर्वांगसम, लेकिन इनका आकार क्या है, सेम है, आकार क्या है, सेम है, यानी जैसा है गोल है वैसे भी गोल है, लेकिन ये छोटा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा क्या है छोटा है, ठीक ना। तो ये कौन त्रिभुज हो जाएगा हमारा, मतलब सॉरी कौन आकृति हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा समरूप आकृति हो जाएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इनके इसका मान लीजिए त्रिज्या निकालने, कुछ इसका त्रिज्या निकालने, उनका अनुपात निकालेंगे तो बराबर है, मतलब समान अनुपात में आएगा, इसका परिधि निकालेंगे, इसका परिधि निकालेंगे तो उन्होंने हमेशा समान अनुपात में आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे समरूप आकृतियाँ हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम प्रश्नावली यानी जो हम त्रिभुज का चैप्टर कौन सा लगभग 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, त्रिभुज में 6.1 को हम देख लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम तो चलिए दोस्तों हम प्रश्नावली 6.1 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, लगभग बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन को आज हम कर लेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इससे आप लोग घबराइएगा मत, ठीक ना, क्योंकि इसके पहले हम लोग छोटा विडियो में करके हम पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ाए हैं। अब सोच रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा मैंने वीडियो का दायरा थोड़ा सा बढ़ा करके हम लगभग पौने घंटे से लगाए 1 घंटे तक का वीडियो को शूट करें, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हम जितने भी सारे सवाल कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन, पहला में भी कई ठो क्वेश्चन दिया है, वो उसमें से पहले का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कर रहा है पहला क्वेश्चन में कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थान भरना, पहला क्वेश्चन उसमें दे दिया, पहले का पहला, ठीक ना। कह दिया है सभी वृत्त होते हैं, कोष्टक में दे दिया सर्वांगसम और समरूप। अभी जस्ट इसके पहले ही हम बताए हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहले में क्या भराएगा, समरूप, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं उसी में का, दूसरा का रहा है सभी वर्ग होते हैं, ठीक ना, दूसरा, पहले का दूसरा। अब बताइए सभी वर्ग कैसा होंगे, ठीक ना। तो वर्ग देख लिया जाए, पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर एक वर्ग बना लेंगे और यहाँ पर एक और बड़ा वाला वर्ग बना लेंगे, ठीक ना। हाँ, मान लीजिए ये भुजा 2 है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, इसको मान लीजिए 4 है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनेगा, यूँ 90, यूँ 90, यूँ 90। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। हाई 90 अंश का होगा तो ये भी 90 होगा, सब 90 होगा, सब क्या होगा 90 अंश का होगा, सब 90 अंश का होगा।
अब बताइए इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि 2 4 2 4 2 4 है, ठीक ना। इनका कोण पहले से बराबर है, यानी संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, यानी सभी क्या हमारे सभी वर्ग क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक ना। सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें भरेंगे समरूप होते हैं। तीसरा का देखिए, तीसरा क्या दिया है हमारा, तीसरा कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी के बाद खाली स्थान दे दिया कर रहा है त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ऐसा कौन त्रिभुज हैं जो सभी समरूप होते हैं। कोष्टक में दे दिया हमको समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बना दिए, ठीक है। इसका नाम ABCP क्यों आर रख दिए, ठीक है। दू मान लीजिए, ये भी दू, क्योंकि हमको कौन त्रिभुज बनाना है, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक ना। चलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश 60 अंश 60 अंश 60 अंश 60 अंश 60 अंश। अब देखिए संगत भुजाएं आपस में बराबर समान अनुपात में आएंगे, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो कौन है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का ना, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होते हैं। देखिए प्रत्येक कोण को 60 अंश का लिख दिए, जब है 60 अंश है, यो 60 है, यो 60 है, यो 60 है, यो 60 है, यो 60, यानी इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, संगत भुजाएं आपस में बराबर यानी बराबर अनुपात में आएंगे, तो इसलिए क्या होंगे हमारे सभी जो हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। समद्विबाहु के लेंगे तो एक भुजा गड़बड़ा जाएगा, वो बराबर नहीं आएगा, ठीक ना, ये समान अनुपात में नहीं आएगा, इसलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज को समरूप त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक ना। चलिए तीसरा हो गया, चौथा, ठीक ना, चौथा इसको मिटा देते हैं। चलिए चौथा में दे दिया है, क्या कर दिया, चौथा कर दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर, अरे इसमें दो खाली स्थान दिया है, पहले का बनाएगा बराबर, संगत कोण बराबर हो, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए, यानी समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती, ठीक ना। संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया था, चारों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक ना। पहले हम समरूप भराएगा, दूसरे में समरूप, तीसरे में समबाहु, चौथे में बराबर और समानुपाती भराएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं, प्रश्नावली 6.1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक ना, दो उदाहरण देना है हमको, और भी कौन कौन उदाहरण देना, किस किस चीज़ का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। पहला में दे दिया है किसका, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ का दो एग्जाम्पल देना है, ठीक ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। समरूप आकृति क्या होते हैं, कौनों भी समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, दो समरूप आकृतियाँ हो गया, दो वृत्त बना दीजिए समरूप आकृतियाँ, दो क्या बोलते हैं वर्ग बना दीजिए समरूप आकृतियाँ हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको बना लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, वो भी कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाइएगा, है तीन, इसको कुछ मान लीजिए ये छः कौन आकृति, समरूप आकृति, है 60 अंश का हो जाएगा, है 60 अंश का हो जाएगा, है 60 अंश का हो जाएगा, है 60 यानी त्रिभुज कितना हो बड़ा कितना हो वो छोटा भी रहे, हमेशा उनके अंतःकोण, जब समरूप त्रिभुज रहेगा तो अंतःकोण में प्रत्येक कोण 60 अंश का बनेगा, चाहे कितना छोटा त्रिभुज रहे कितना बड़ा त्रिभुज रहे। जिस तरह वर्ग में कितना भी छोटा वर्ग ले लो, प्रत्येक कोण 90 अंश रहेगा, कितना हो बड़ा वर्ग ले लो, प्रत्येक कोण 90 अंश का ही रहता है, ठीक ना। इससे नहीं कि छोटा कोण बनेगा तो कोण मतलब छोटा आकृति बनेगा तो कोण छोटा हो जाएगा, बड़ा आकृति बनेगा तो कोण बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। कोण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। चलिए एक आकृति मतलब एक आकृति हो गया, एक और बना लीजिए, एक वर्ग बना लीजिए, एक बड़ा वर्ग बना लीजिए, ये 2 हो जाएगा, 2 लिख लीजिए, इसको
कुछ भी मान लीजिए 8 मान लीजिए 8 8 8 है तो 90 अंश का होगा, है यो 90 अंश का होगा, है यो 90 और ये भी कितने अंश का 90 90 90 90 और 90 अंश का होगा। ठीक है, पहला हो गया समरूप आकृतियाँ। दूसर का क्या पूछा है, दूसर का करा है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो उसको बना लीजिए त्रिभुज, एक ठो गोला बना लीजिए। क्या दोनों समरूप है तो नहीं है, दूसर का यानी जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है ना, ऐसे नहीं मन करता तो ऐसे बना लीजिए, एक वर्ग बना लीजिए, इसको त्रिभुज बना लीजिए। क्या समरूप है नहीं है, वैसा ही तो कोई देख के कहेगा समरूप नहीं है। 4 भुजा 3 भुजा का वो समरूप होता है तो नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अच्छी की तरीके से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। 2 चतुर्भुज दे दिया है, पूछ दिया समरूप हैं कि नहीं। चलिए इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिया है PQRS, PQRS। एक त्रिभुज, एक आकृति और दे दिया है, ऐसा करके वर्ग दिया है। ठीक है, वर्ग दे दिया। दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका नाम ABCD दे दिया। ठीक ना, चलिए यही दिया। अब बताइए ये दोनों आकृति समरूप है, दोनों में 4-4 भुजा, 4-4 भुजा दोनों में है। ठीक है, अब देखिए है 1.5 है 3 है, 1.5 3, यानी इनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे अगर जो, यानी 1.5/3 तो कट के कितना आएगा 1/2। सबके भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आएगा। भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल गया, क्या कह देंगे हम ये आकृति समरूप है तो नहीं। खाली भुजाओं का अनुपात बराबर मिलने से किसी भी आकृति को समरूप नहीं बोलेंगे जब तक कोण उसके बराबर ना मिले। का इसके कोण बराबर हैं। यहाँ पर देखिए इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के। प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। का इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। देखिए हाइट तो कितना बहुत कम 60 अंश का होगा। मान लीजिए 60 अंश का हाइट कितना 60 अंश का होगा, है 120 का होगा लगभग मान लीजिए 120 अंश का होगा। ठीक का एक बराबर है कोणवा। जब कोणवा बराबर नहीं क्या हो जाएगा, ये समरूप आकृतियाँ नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहीं पर हम प्रश्नावली 6.1 को ख़त्म करते हैं। ठीक ना, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक ना, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को में शेयर करना ना भूलें। ठीक ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए रात के लगभग 12 बजने वाले होंगे। ठीक ना, 12 बजे वीडियो शूट हो रहा है। अब इसको अपलोड किया जाएगा कल, आज तो हो नहीं पाएगा, नींद लग रहा है, अब सोने का मन कर रहा है। ठीक है, बीच में लाइट भी काट दिया था, तो लाइट को काटने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो उसमें लगभग आधा घंटे बैठना पड़ा उसे अंधेरे में। वीडियो आया मतलब लाइट आया तो उसके बाद फिर वीडियो को बनाना हम स्टार्ट किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली यानी 6.2 से पहले जितने भी प्रमेय दिए रहेंगे, जो भी थ्योरम दिया है, यानी उन पहले थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करते समय हमको थ्योरम में जितने भी प्रमेय दिया रहेगा उन प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय को पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पर पहुँचेंगे। एक अब मतलब घबराइएगा आप लोग ना, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक ना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आसानी से धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।